मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों से, जो स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय संभाग के विद्यार्थी हैं, उन्हें 20वीं सदी की हिंदी कहानी इस विषय पर अध्ययन अध्यापन कराऊंगी। हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई है। आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक हैं। यही कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में कहानियों की मांग सर्वाधिक है। यही नहीं, अपितु कई पत्र पत्रिकाएं तो केवल कहानी पत्रिकाएं ही हैं, जो समकालीन कथाकारों की स्तरीय कहानियों के साथ साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियां भी छापती हैं। विगत 100 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो आशातीत प्रगति की है, वह उत्साहवर्धक है। अन्य सभी गद्य विधाओं की अपेक्षा आज की हिंदी कहानी में युग बोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। उपन्यास और कहानी दोनों में ही कथा तत्व विद्यमान होता है। अतः सबसे पहले प्रारंभ में यह धारणा थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही भेद है, किंतु अब यह धारणा निर्मूल हो चुकी है। ज्यों-ज्यों कहानी की शिल्प विधि का विकास होता गया, उपन्यास से उसका पार्थक्य भी अलग झलकने लगा। वास्तव में कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन किया जाता है। स्पष्ट है कि कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना या एक प्रभाव है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य भी कम से कम शब्दों में उस प्रभाव को अभिव्यक्त करना मात्र है। ब्लेड्स हेमिंग्टन ने कहानी की परिभाषा देते हुए लिखा है, The aim of a short story is to produce a single effect with the greatest economic of words। अर्थात हिंदी के कहानियों में अथवा किसी भी कहानियों में अपने कम शब्दों में सबसे अधिक प्रभावोत्पादक क्षमता देने की शक्ति को ध्यान में रखा जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार अज्ञे के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास ही मानना समीचीन है, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात नहीं हुआ था। कहानी चाहे और भाषा की हो अथवा हिंदी की, कहीं न कहीं इसका प्रारंभ तो हुआ है, और यह प्रारंभ एक विवादास्पद प्रश्न है। अब हम हिंदी कहानी के प्रारंभ के संबंध में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। हिंदी कहानी में प्रथम कहानी कौन है, यह आज भी विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में जिन कहानियों का नाम लिया जाता है, वे हैं रानी केतकी की कहानी, कहानीकार मुंशी इंसा अल्लाह खान। इन्हें प्रथम क्रम में रखा जाता है। इसके बाद कहानीकार शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना राजा भोज का सपना, फिर किशोरी लाल गोस्वामी कृत कहानी इंदुमती, बंग महिला कृत दुलाई वाली, फिर माधवराव सप्रे कृत एक टोकरी भर मिट्टी, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय। इस तरह ये 6 कहानियाँ हैं जो प्रथम कहानी के रूप में अपना स्थान बनाने में
जद्दोजहद में है। इनमें से प्रथम दो कहानी में कहानी कला के तत्व विद्यमान नहीं है, अतः उन्हें हिंदी कहानी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किंतु शिवदान सिंह चौहान के अनुसार यह कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है, अतः मौलिक रचना नहीं कही जा सकती। सरस्वती पत्रिका में ही सन 1903 में रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई तथा सन 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी छपी। इधर नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि सन 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में हुआ था, जिसके लेखक माधवराव सप्रे थे। अतः यही हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी कही जा सकती है। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट प्रेमचंद को यदि केंद्र बिंदु मान ले तो उसे 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। दूसरा, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। तीसरा, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। और चौथा, नई कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, इसकी समयावधि है सन 1900 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक। इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। उसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था और नए नए विषयों पर कहानियां लिखी जा रही थी। हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत जिन कहानियों का उल्लेख किया जा चुका है, उनके अतिरिक्त इस काल में लिखी गई अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन। वस्तुतः सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों ने हिंदी कहानी को एक दिशा प्रदान की और हिंदी कहानी अपने विकास पथ पर अग्रसर हुई। उक्त सभी कहानियां इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1909 ईस्वी में काशी में इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियां प्रकाशित होने लगी। बाद में इन कहानियों का संग्रह छाया नाम से सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। राधिका रमन प्रसाद की कहानी कानों में कंगना भी इंदु में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इसमें से उसने कहा था का प्रकाशन सन 1915 ईस्वी में सरस्वती में हुआ था। कथ्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से यह अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। हिंदी कथा यात्रा के इस प्रथम चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में ही थी। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप नहीं उभर पाया था, किंतु अपवाद स्वरूप गुलेरी जी और प्रसाद जी की कहानियों को लिया जा सकता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी कहानी का विकास लगभग 1900 से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उसका मौलिक स्वरूप एवं स्वतंत्र सत्ता विकसित हुई। उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। दूसरा, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी सन 1916 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी तक का समयावधि। प्रेमचंद हिंदी के एक प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 में प्रकाशित हुआ था।
उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई और अंतिम कफन 1936 ईस्वी में। अतः इस काल को प्रेमचंद युग कहना समीचीन प्रतीत होता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियों की रचना की, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में आदर्श का पुट दिया गया है। पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दरोगा आदि कहानियों का मूल उद्देश्य है सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, जबकि परवर्ती कहानियां यथा पूस की रात और कफन तक आते आते उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। अब वे जीवन के यथार्थ से जुड़ गए थे। स्पष्ट है कि उनकी पहले वाली कहानियां आदर्शवादी हैं और बाद में लिखी गई यथार्थवादी कहानियां। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, राय कृष्णदास, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वाजपेयी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, यशपाल आदि उल्लेखनीय है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद युग में कहानी ने अपने स्वरूप को संवारने एवं निखारने का काम किया। उसके विषय वैविध्य एवं शिल्प सजगता का विकास हुआ। यदि इस काल की कहानियों एवं कहानियों का वर्गीकरण करें तो उन्हें 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में अंतर्मुखी परंपरा के कहानीकार हैं, जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं जयशंकर प्रसाद। द्वितीय वर्ग में बहिर्मुखी परंपरा के कथाकार हैं, जिनके प्रतिनिधि हैं प्रेमचंद। और तृतीय वर्ग के मध्यवर्ती परंपरा के कहानी लेखक हैं, जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं सुदर्शन। इस काल की कहानियों में पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं का चित्रण भी प्रधान रूप में हुआ है। व्यक्ति चरित्र एवं नारी को इस काल में प्रमुखता दी जाने लगी थी तथा शैली एवं शिल्प की दृष्टि से कहानी प्रौढ़ता प्राप्त कर रही थी। भाषा की दृष्टि से भी इस युग की कहानियां उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद की भाषा में सपाट बयानी, सादगी, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सही प्रयोग तथा पात्रानुकूलता जैसे गुण विद्यमान है। वहीं प्रसाद जी की भाषा में काव्यात्मकता एवं लाक्षणिकता का पुट दिखाई पड़ता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आलोच्य काल की कहानियों में लोक मंगल एवं लोक रंजन की प्रवृत्ति विद्यमान है। अब हम आते हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, अर्थात सन 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक की कहानी। सन 1936 से 1950 ईस्वी तक का समय हिंदी कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर कहानी काल के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, अपितु विविध दिशाओं में उनका विकास हुआ। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा रही है, अतः उसने जीवन को, जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया। इस काल में एक ओर तो प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित कहानीकारों ने प्रगतिवादी कहानियां लिखी, तो दूसरी ओर मनोविश्लेषण पर कहानीकारों ने ऐसे विषयों पर कहानियां लिखी जिनसे व्यक्ति मन की आंतरिक परतों को खोलकर देखा जा सकता है। प्रगतिवादी कथाकारों में सर्वप्रमुख है यशपाल। इन्होंने मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर अनेक कहानियों की रचना की। वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान और चक्कर क्लब आदि यशपाल की मशहूर कहानियां हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखकों में अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी एवं जैनेन्द्र के नाम उल्लेखनीय हैं। अज्ञेय ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को उनकी कहानियों में उकेरा है। उनकी कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ प्रतीकात्मकता एवं बौद्धिकता का भी प्रभाव है। अज्ञेय की कहानी में बौद्धिक एवं वैचारिक आधार मिले हैं तथा प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। अज्ञेय की कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम है रोज, खितिन बाबू, पुलिस की सीटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात, गैंगरीन, पठार का धीरज आदि।
जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण जैनेन्द्र की कहानियों में प्रमुखता से हुआ है। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं जहानवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पानवाला आदि। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में एक वर्ग उन कहानीकारों का है जिन्हें यथार्थवादी कहानीकार कहा जा सकता है। इन कथाकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों में समस्याओं का उद्घाटन यथार्थपरक दृष्टिकोण से किया है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, रमा प्रसाद पहाड़ी, देवी दयाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, राधा कृष्ण आदि इसी वर्ग के कहानीकार हैं। उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता है। वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर रुझान भी कुछ कहानीकारों का रहा है तथा उन्होंने प्रतीकात्मकता एवं सांकेतिकता का सहारा भी लिया है। इस काल में प्रेम, रोमांस एवं यौन समस्याओं को भी कहानीकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया है। युगीन परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में इस काल की कहानी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। कहानी के शिल्प ने भी इस काल में उत्तरोत्तर प्रगति की है। अब कहानी में घटना विरलता के साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर विशेष बल दिया जाने लगा। ये तो प्रेमचंद को केंद्र में रखकर जो वर्गीकरण किया गया उसमें प्रेमचंदपुर, प्रेमचंदयुगीन एवं प्रेमचंदोत्तर कहानी के अलावा एक अन्य वर्ग भी है, उसे नई कहानी वर्ग कहा गया है, जो सन 1950 के बाद की कहानी कहलाती है। सन 1950 के बाद की कहानी विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पूर्ववर्ती कहानी से भिन्न है। पुरानी कहानी में जहाँ पूर्वाग्रह है वहीं नई कहानी पूर्वाग्रह से मुक्त है। पुराने कहानीकार ने अपनी आंखों पर समाजवादी, नैतिकतावादी, रूमानी या मनोविश्लेषणवादी चश्मा लगाकर जीवन को देखा, किंतु नए कहानीकारों ने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जीवन को यथार्थ रूप में देखने समझने का प्रयास किया। उनकी कहानी भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी है, इसलिए वह अधिक प्रामाणिक है। आधुनिक मानव के जीवन को विविध कोणों से देखकर उसका सही परिप्रेक्ष्य में चित्रण करने का प्रयास इन कहानीकारों ने किया है। नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के छठे दशक में प्रारंभ हुई। सन 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रकाशित होने वाली कहानियां परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई पड़ रही थी, कथ्य और टेक्निक दोनों ही दृष्टियों से। बाद में इन कहानियों को 1955-56 के आसपास नई कविता के वचन पर नई कहानी कहा जाने लगा। नई कहानी में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है तथा वह कल्पना प्रसूत होने पर भी अपने आसपास के जीवन की कहानी दिखती है। उनमें विषय वैविध्य भी है। यदि हम उसे विभिन्न वर्गों में विभक्त करना चाहे तो उसके निम्न वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। वो है, पहला ग्रामीण अंचल की कहानियाँ, दूसरा नगर बोध की कहानियाँ, तीसरा यथार्थ बोध की कहानियाँ, चौथा यौन समस्याओं का चित्रण करने वाली कहानियाँ और पांचवा व्यंग प्रधान कहानी। छठे दशक के आरंभ में हिंदी कहानी में ग्रामीण अंचल की कहानियों ने पाठकों को विशेष आकृष्ट किया। इन कहानीकारों में शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु के नाम प्रमुख हैं। उनकी कहानियों में गांव की तस्वीर साफ सुथरे रूप में उभरी है, किंतु उनमें रोमांस की प्रधानता है। शिव प्रसाद सिंह के कहानी संकलनों के नाम है आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है आदि। मार्कंडेय के कहानी संकलनों में महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाई अकेला माही आदि प्रमुख है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों में आंचलिकता उभर कर आई है। लाल पान की बेगम और तीसरी कसम उनकी प्रमुख कहानियां हैं। नई कहानी में नगर बोध की प्रवृत्ति प्रमुखता से व्यक्त हुई है।
आज के नगरीय जीवन में पाई जाने वाली सतही सहानुभूति, आंतरिक ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता आदि की अभिव्यक्ति कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत की कहानियों में देखी जा सकती है। नगरीय जीवन की वास्तविक स्थितियों का चित्रण तो इन कहानियों में है ही, साथ ही आधुनिक बोध से उत्पन्न अकेलेपन एवं रिक्तता की अनुभूति, युगीन संक्रमण एवं तनाव को भी उसमें अभिव्यक्त किया गया है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, अमरकांत, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा की कहानियों में ये स्थितियाँ देखी जा सकती हैं। नई कहानी को समृद्ध करने में हिंदी कथा लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, मेहरुनिसा परवेज एवं रजनी पनिक्कर जैसी कहानी लेखिकाओं ने पति पत्नी एवं नारी पुरुष संबंधों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से अभिव्यक्त किया है। मैं हार गई, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है आदि मन्नू भंडारी के प्रमुख कहानी संकलन है। प्रेम और विवाह के कटु मधुर संबंधों का चित्रण भी नए कहानीकारों ने किया है। कमलेश्वर की बयान, राजा निर्वंशिया, राजेंद्र यादव की टूटना, मन्नू भंडारी की यही सच है और मोहन राकेश की अपरिचित कहानियाँ इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। मोहन राकेश की मिस पाल, कमलेश्वर की तलाश, उषा प्रियंवदा की छुट्टी का एक दिन, अमरकांत की जिंदगी और जोंक कहानियाँ टूटी हुई नारी या टूटे हुए पुरुष की कहानियाँ हैं। नई कहानीकारों में कुछ और चर्चित नाम हैं महीप सिंह, दिनेश पालीवाल, राजकुमार भ्रमर, नरेंद्र कोहली, गोविंद मिश्र, श्रद्धा कुमार, ममता कालिया, निरुपमा सोबती, दीप्ति खंडेलवाल आदि। यद्यपि यह सूची किसी भी सीमा तक बढ़ाई जा सकती है, परंतु प्रमुख कहानीकार इसके अंतर्गत यही लोग आते हैं। नई कहानी हिंदी कथा विकास यात्रा की एक उपलब्धि है। यद्यपि इस कहानी पर मूल्यहीनता का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि जीवन के शाश्वत मूल्य जैसी किसी चीज़ में इनका कोई विश्वास नहीं है, तथापि हम इसे इस आरोप से बरी कर सकते हैं। नई कहानी में मूल्यहीनता न होकर मूल्यों का परिवर्तन है। नई कहानी किसी एक क्षण या स्थिति या एक संवेदना को व्यक्त करने वाली कहानी है। मानव की दृष्टि बदलने के साथ ही नई कहानी का शिल्प भी बदला है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नई कहानी का विषय क्षेत्र सीमित है, किंतु अंतरात्मा असीमित है, क्योंकि प्रयोगधर्मिता भी इसके स्वरूप को विकृत किया है और अपने रचना चमत्कार एवं बुद्धि वैभव के बल पर प्रेमचंद न बनकर ये रचनाकार किसी साहित्यिक विधा को एक नए रूप दिए और वो नया रूप समाज से, सामाजिक परिवेश से कहीं न कहीं उसके बदलाव से जुड़ा हुआ है और यही जुड़ाव नई कहानी के रूप में हम सबको मिलता है। धन्यवाद।